हेलो दोस्तों, वेलकम टू उत्तराखंड जी के वेरी जी ट्रिक्स। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे उत्तराखंड फॉरेस्ट गार्ड प्रैक्टिस सेट 2 के बारे में। और इससे पहले मैं एक सेट ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं दोस्तों, अगर आपने वो नहीं देखा है तो जरूर देख लीजिएगा। और आज की इस वीडियो में भी हम फॉरेस्ट गार्ड के प्रैक्टिस सेट 2 के बारे में बात करेंगे। इससे आपको एक मोटा मोटा आइडिया हो जाएगा कि कैसा पेपर आता है उत्तराखंड फॉरेस्ट गार्ड का। ठीक है, देखिए 40 नंबर की आपकी उत्तराखंड आनी है, 20 नंबर की हिंदी आनी है, 10 नंबर की आनी है रीजनिंग, ये तो फिक्स है। बाकी जो 30 क्वेश्चंस बचे, 30 क्वेश्चंस में आपका आएगा करंट अफेयर, स्टैटिक जीके, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी। इसी के साथ साथ हो सकता है एक या दो प्रश्न कंप्यूटर के आ जाएं, एक या दो प्रश्न साइंस के आ जाएं, इससे ज्यादा नहीं आएंगे। ठीक है, तो हिस्ट्री वैसे तो कंप्यूटर और साइंस दोस्तों सिलेबस में नहीं है, लेकिन हो सकता है कि इसके भी एक दो प्रश्न आ जाएं। तो उसी के रिगार्डिंगली मैंने यहाँ पर प्रैक्टिस सेट 2 आप लोगों के सामने ला रहा हूँ दोस्तों। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आएगी। और इसी के साथ साथ दोस्तों प्रैक्टिस सेट देखते देखते आप इन प्रश्नों के आंसर कमेंट बॉक्स में भी दे सकते हैं, और एट लास्ट 100 में से अपना स्कोर भी बता सकते हैं कि आपका कितना स्कोर रहा है। तो पहला हमारा प्रश्न है आज का कि निम्नलिखित में से अनेकार्थी शब्द नहीं है, अंग, पात्र, सोम या फिर रात्रि। तो रात्रि दोस्तों क्या है, एक प्रकार का अनेकार्थी शब्द नहीं है, क्योंकि रात्रि का अर्थ होता है क्या, रात। जबकि अंग क्या होता है, जैसे कि शरीर के भाग, पात्र भी मतलब किसी की भूमिका निभाना, इसी प्रकार सोम भी क्या होता है, यह तीनों क्या है, अनेकार्थी शब्द हैं। लेकिन रात्रि क्या है, अनेकार्थी शब्द नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है, पीपल पात सरिसमंडोला में कौन सा अलंकार है। ठीक है, तो पीपल पात सरिसमंडोला में हो जाएगा दोस्तों आपका उपमा अलंकार। उपमा की जा रही, देखिए अपने मन की तुलना पीपल के पत्ते से की जा रही, तो इसलिए उपमा अलंकार हो जाएगा। ठीक है, तीसरा प्रश्न, भारतीय संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी, इसे भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है। तो आप सभी कल 343 से लेकर 351 तक में, तो आर्टिकल 343 343 में कहा गया दोस्तों कि भारतीय संघ की राजभाषा हिंदी होगी और उसकी लिपि क्या होगी, देवनागरी होगी। ठीक है, और एक और प्रश्न यहां से पूछा जाता है कि हिंदी को राजभाषा कब घोषित किया गया था। तो 14 सितंबर 1949 को दोस्तों हिंदी को राजभाषा के रूप में मान्यता मिली थी। इसी कारण राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है कब, 14 सितंबर को। क्या राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, 14 सितंबर को। और वहीं पूछेगा अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है 10 जनवरी को। 10 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस, और राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर को। चौथा हमारा प्रश्न है, इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, 343 में कहा गया है। चौथा प्रश्न है, जिस वाक्य में वाच्य बिंदु करता है उसे क्या कहते हैं। ठीक है, अगर देखिए वाच्य बिंदु करता है तो उसे क्या कहेंगे दोस्तों, कृतवाच्य कहेंगे। ठीक है, अगर वाच्य बिंदु कर्म होगा तो उसे क्या बोलते हैं, हम कर्मवाच्य बोलते हैं। ठीक है, तो डायरेक्टली आपको याद रखना है कि जिस वाक्य में वाच्य बिंदु करता होता है उसे क्या बोलते हैं, उसे कृतवाच्य कहते हैं। पांचवा प्रश्न दोस्तों, गली गली किस प्रकार का शब्द है, समानार्थक शब्द, पुनरुक्त शब्द, श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द या फिर पर्यायवाची शब्द। तो गली गली देखिए दोनों शब्द पुनरुक्त हो रहे हैं, एक दूसरे के बाद एक के बाद दूसरे की पुनरावृत्ति होती है, तो ये क्या हो जाएगा, पुनरुक्त शब्द हो जाएंगे। जैसे कि गली गली, बाल बाल, छोटा छोटा, मोटा मोटा, इस प्रकार के शब्द जो एक के बाद दूसरे लगातार एक ही अर्थ में प्रयोग किए जाते हैं वो है पुनरुक्त शब्द। छठा प्रश्न, निम्नलिखित शब्दों विकल्पों में से बेमेल शब्द का चयन कीजिए, अनल, अनिल, समीर और मारुत। ठीक है, तो इसमें दोस्तों अनल क्या हो जाएगा, यह बेमेल शब्द हो जाएगा। क्यों, क्योंकि अनल क्या होता है, आग का पर्यायवाची होता है। किसका, आग का पर्यायवाची होता है क्या, अनल। जबकि अनिल, समीर और मारुत ये किसके पर्यायवाची होते हैं, यह दोस्तों पवन के पर्यायवाची होते हैं, पवन यानी कि हवा। सातवां प्रश्न कि शांत रस का स्थायी भाव क्या होता है। ठीक है, तो शांत रस का स्थायी भाव होता है दोस्तों क्या, निर्वेद। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्या होगा, निर्वेद होगा। ठीक है, वही श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या होता है, वो होता है प्रेम। ठीक है, अगला आठवां प्रश्न, जिन वर्णों का उच्चारण पारंपरिक वर्णमाला के बीच अर्थात स्वरों या व्यंजनों के बीच स्थित हो उन्हें क्या कहा जाता है। तो ये थोड़ा अजीब सा क्वेश्चन है दोस्तों, इसका आंसर जो होना चाहिए, आई थिंक इसका आंसर ए होना चाहिए। ठीक है कि जिन वर्णों का उच्चारण पारंपरिक वर्णमाला के बीच अर्थात स्वरों और व्यंजनों के बीच स्थित हो उसे क्या कहते हैं, उसे अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। और अंतस्थ व्यंजन क्या होते हैं दोस्तों, यो, रो, लो और वो, ये क्या होता है, हमारे अंतस्थ व्यंजन होते हैं। ठीक है, जबकि अगर हम बात करें स्पर्श व्यंजन क्या होते हैं, तो स्पर्श व्यंजन 1 से लेकर 25 तक दोस्तों, जो भी पांच हमारे 5 वर्ग आते हैं, क्या, क वर्ग या कंठ वाले वर्ग, ओष्ठ वाला वर्ग, दंत वाला वर्ग, मूर्धन्य वाला वर्ग, तालु वाला वर्ग, ये से क्या होता है, स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, अगला 9वां प्रश्न है कि छंद का सर्वप्रथम उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है। ठीक है, तो अच्छा प्रश्न है दोस्तों कि छंद का सर्वप्रथम उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है, तो ये मिलता है दोस्तों ऋग्वेद में। ठीक है, ऋग्वेद के जो हमारा पुरुष सूक्त का 9वां अध्याय है दोस्तों, उसमें छंद की उत्पत्ति ईश्वर से की गई है, तो ऋग्वेद में मिलता है छंद का सर्वप्रथम उल्लेख। 10वां प्रश्न है कि पुनर्जन्म के लिए सही संधि विच्छेद का चयन कीजिए। तो पुनर्जन्म का सही संधि विच्छेद क्या होगा दोस्तों, पुनः
प्लस जन्म, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। और इसमें किस प्रकार की संधि है, विसर्ग संधि है, किसमें, पुनर्जन्म में। 11वां प्रश्न है कि किस शब्द में तत्पुरुष समास नहीं है, ठीक है। तो दाल रोटी में दोस्तों तत्पुरुष समास नहीं होगा, क्यों, इसमें कौन सा समास होगा, फिर इसमें होगा द्वंद्व समास, जैसे माता पिता, दाल रोटी, दिन रात, इन सब में क्या होता है, इसमें भी डैश लग जाता है बीच में, या और का विभेद होता है, इसमें ये होता है हमारा क्या, द्वंद्व समास। जबकि मदान्ध, जेब खर्च और विद्यालय में तत्पुरुष समास उपस्थित होगा। 12वां प्रश्न, बादल राग कविता कितने खंडों में प्रकाशित है, ठीक है। तो बादल राग कविता जो है दोस्तों वह 6 खंडों में प्रकाशित है। और बादल राग कविता किसके दोस्तों, ये है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की कविता है क्या, बादल राग कविता। 13वां प्रश्न, जिस स्वर के उच्चारण में मुख विवर पूरा खुलता है वह क्या कहलाता है, ठीक है। आपको पूछा गया यहाँ पे, जहां पर जिन शब्दों के उच्चारण में भी आपका मुख क्या होता है, पूरा खुलता है, उसे किस प्रकार का स्वर कहते हैं, तो वो होता है दोस्तों हमारा क्या, विवृत स्वर। विवृत स्वर यानी कि आ, अगर आप आ बोलेंगे तो आपका मुंह क्या होगा, पूरा खुलेगा, ठीक है, पूरा खुलेगा, ठीक है। वही समृत स्वर क्या होता है, जिसमें मुंह क्या होता है दोस्तों, आधा खुलता है, जैसे कि ई उ, ठीक है, इस प्रकार के। अग्र स्वर क्या होते हैं, जैसे कि हमारे जो आगे जिनको बोलने के लिए हमारे मतलब आगे का पार्ट प्रयोग होता है, जैसे ई ए ये अग्र स्वर आते हैं, ऐसे पश्च स्वर होते हैं जिनका प्रयोग करने पे हमें पीछे के आधार पे बोलना पड़ता है। तो इस प्रकार से अलग अलग विभाजन होता है, आप लोगों ने हिंदी में पढ़ा होगा। तो जिस स्वर का उच्चारण मुख विवर पूरा खुलता है उसे क्या कहलाता है, वह होता है हमारा क्या, विवृत स्वर। जैसे कि अगर आप आ बोलेंगे तो आपका मुंह पूरा खुलेगा, आ बोलोगे तो, ठीक है, तो विवृत स्वर हो जाता है। अगला हमारा 14वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से सामिस का विपरीतार्थक शब्द क्या होगा, ठीक है। तो सामिस का आपको विलोम शब्द बताना है दोस्तों, तो सामिस का विलोम शब्द हो जाएगा क्या, निरामिस, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 15वां प्रश्न कि आदिकाल को सिद्ध सामंत काल किस विद्वान लेखक ने कहा था, तो आदिकाल को सिद्ध सामंत काल कहा था दोस्तों किसने, राहुल सांकृत्यायन जी ने, किसने, राहुल सांकृत्यायन जी ने। और इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। और एक और प्रश्न यहां से बनता है दोस्तों कि आदिकाल को चारण काल किसने कहा, आदिकाल को चारण काल किसने कहा, तो ये कहा था दोस्तों किसने, राम कुमार वर्मा ने और जॉर्ज ग्रियर्सन ने, ठीक है। और वहीं एक और प्रश्न बनता है कि आदिकाल को बीज वपन काल किसने कहा, आदिकाल को बीज वपन काल किसने कहा, तो ये कहा दोस्तों महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने। तो तीनों आपको याद रखने हैं, सिद्ध सामंत काल राहुल सांकृत्यायन जी ने कहा, और वहीं आदिकाल को चारण काल किसने कहा, जॉर्ज ग्रियर्सन और रामकुमार वर्मा ने कहा, और आदिकाल को बीज वपन काल किसने कहा, वह कहा महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने। 16वां प्रश्न, कूड़े पर गुलाब डालना मुहावरे का अर्थ क्या होगा, ठीक है। तो कूड़े पर गुलाब डालना मुहावरे का अर्थ होगा आपका गलती पर पर्दा डालना, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला 17वां प्रश्न, इनमें से अनिश्चयवाचक प्राणीबोधक सर्वनाम कौन सा होगा, ठीक है। अनिश्चयवाचक यानी कि दोस्तों जिससे हमें किसी के भी होने का बोध नहीं होता है, ठीक है, जैसे कि कोई और कुछ, ये क्या होता है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम होते हैं, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कोई और कुछ क्या होता है दोस्तों, अनिश्चयवाचक सर्वनाम क्या होते हैं, सर्वनाम क्या होते हैं, जो कि संज्ञा की विशेषता बताते हैं, वो होते हैं हमारे क्या, सर्वनाम, ठीक है। सर्वनाम अलग अलग प्रकार के होते हैं, जैसे कि हमारा है यह क्या होगा दोस्तों, यह एक प्रकार का क्या होगा, निश्चयवाचक सर्वनाम होगा, ठीक है। वहीं क्या होगा, क्या, यह प्रश्नवाचक सर्वनाम होगा, और यह वह यह निश्चयवाचक में आते हैं, और कोई क्या किस प्रकार का होता है, निश्चयवाचक सर्वनाम होता है। 18वां प्रश्न दोस्तों कि पुष्टि मार्ग का प्रवर्तन किसने दिया, ठीक है। तो पुष्टि मार्ग का प्रवर्तन किसने किया, यह आपका प्रश्न है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, वल्लभाचार्य को कहा जाता है क्या, पुष्टि मार्ग का प्रवर्तन करता, किसे, वल्लभाचार्य जी को, यानी कि पुष्टि मार्ग का प्रवर्तन वल्लभाचार्य जी ने किया था। 19वां प्रश्न कि बीसलदाव रासो ग्रंथ के रचनाकार कौन है, तो बीसलदाव रासो ग्रंथ के रचनाकार है दोस्तों कौन, नरपति नाल है जी, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। बीसलदाव रासो ग्रंथ के रचनाकार है नरपति नाल, ठीक है। और ये रासो साहित्य के एक प्रसिद्ध कवि के रूप में भी जाने जाते हैं। 20वां प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है, देखिए ऑप्शन दिए गए नवमी, पूर्णमासी, दसवीं और प्रतिपदा, ठीक है। तो इसमें से दोस्तों जो आपका पूर्णमासी शब्द है यह क्या है, तद्भव शब्द है, जबकि नवमी, दसवीं और प्रतिपदा क्या है, तत्सम शब्द हैं। तो 20 नंबर की हिंदी आपकी कंप्लीट हो जाती है। अब आते हैं दोस्तों उत्तराखंड में कि अमर शहीद वीर केसरी चंद को अंग्रेजों द्वारा फांसी कब दी गई थी, और काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों कि वीर शहीद केसरी चंद जी को अंग्रेजों द्वारा फांसी कब दी गई थी, तो 3 मई 1945 को दोस्तों अमर शहीद वीर केसरी चंद को अंग्रेजों के द्वारा फांसी दी गई थी। और कहां पर दी गई थी, दिल्ली में फांसी दी गई थी, ठीक है। और इनकी ही याद में दोस्तों प्रत्येक वर्ष 3 मई को चौलीथात में अभी भी वीर केसरी शहीद मेला लगता है, ठीक है। तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना है कि वीर केसरी शहीद मेला कहाँ लगता है, तो ये लगता है चौलीथात में। कब लगता है, प्रत्येक वर्ष 3 मई को, ठीक है। इनका जन्म कहाँ हुआ था, देहरादून के क्यावा ग्राम में, और चौलीथात नामक गाँव भी क्या है, देहरादून में ही पड़ता है, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा क्या, 3 मई 1945, ऑप्शन ए। 22वां प्रश्न है कि भारतीय इतिहास में अलकनंदा का दूसरा नाम क्या है, ठीक है। तो इसका जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी दोस्तों, कि भारतीय इतिहास में अलकनंदा का दूसरा नाम क्या कहा जाता है,
विष्णु गंगा कहा जाता है। क्या? विष्णु गंगा। ठीक है, अब देखिए इसका आंसर वैसे हिरण्यवती भी हो सकता है, क्योंकि अलकनंदा के प्राचीन नाम में दोस्तों हिरण्यवती का भी नाम आता है। ठीक है, और अलकनंदा के ही प्राचीन नाम में अलकापुरी भी कहा जाता है अलकनंदा नदी को। ठीक है, लेकिन आयोग के द्वारा इसका आंसर जो दिया गया था वो दिया गया था ऑप्शन डी, यानी कि इनमें से कोई नहीं। ठीक है, जबकि अलकनंदा की अगर हम प्राचीन नामों के बारे में बात करेंगे तो हिरण्यवती भी होता है, अलकनंदा को विष्णुपति भी कहा जाता है। ठीक है, विष्णु गंगा भी कहा जाता है, आदि गंगा भी कहा जाता है। ठीक है, और हिरण्यवती से ऋग्वेद में कहा गया था। ठीक है, ऋग्वेद में अलकनंदा का क्या नाम मिलता है? तो ऋग्वेद में मिलता है हिरण्यवती। इसी के साथ साथ और नाम ऐड कर सकते हैं क्या? अलकनंदा नदी को विष्णुपति नदी कहा जाता है, आदि गंगा नदी कहा जाता है, अलकापुरी नदी कहकर भी संबोधित किया जाता है। 23वां प्रश्न है, भारतीय अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ विकास निगम की स्थापना कब की गई थी? तो अच्छा प्रश्न है दोस्तों कि भारतीय अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ विकास निगम की स्थापना कब की गई थी? जनवरी 2005 में इसकी स्थापना की गई थी। तो ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 23 का आपका राइट आंसर होगा क्या? ऑप्शन नंबर ए, जनवरी 2005। ठीक है, इसकी स्थापना का दोस्तों मुख्य उद्देश्य था क्या? अल्पसंख्यक समुदाय के जो परिवार है उनका आर्थिक उन्नयन करना और उनको रोजगार से उपलब्ध करवाना। 24वां प्रश्न है कि कुमाऊं क्षेत्र का प्रथम ब्रिटिश आयुक्त कौन था? तो कुमाऊं क्षेत्र का प्रथम ब्रिटिश आयुक्त कहें या फिर प्रथम ब्रिटिश कमिश्नर कहें, वो कौन थे दोस्तों? ई गार्डनर साहब थे। कौन थे? ई गार्डनर साहब थे, जो कि अप्रैल 1815 में जब कुमाऊं पर या उत्तराखंड के कुछ भागों पर दोस्तों अंग्रेजों का अधिकार हो गया था, तो उस टाइम पे उन्होंने अपना प्रथम ब्रिटिश आयुक्त बनाया था। किसे? ई एडवर्ड गार्नर साहब को। ठीक है, तो उत्तराखंड के प्रथम ब्रिटिश कमिश्नर कहें या फिर कुमाऊं के प्रथम ब्रिटिश कमिश्नर कहें या कुमाऊं कमिश्नर कहें, तो वो कौन थे? हमारे एडवर्ड गार्नर साहब थे, जो कि 1815 से लेकर 1816 तक इन्होंने 9 माह यहाँ पर शासन किया था। ठीक है, तो उत्तराखंड के प्रथम ब्रिटिश आयुक्त कौन थे? ई गार्डनर साहब। ऑप्शन नंबर सी। अगला 25वां प्रश्न है कि श्री गुरु राम राय जी का देहरादून आगमन कब हुआ? ठीक है, तो श्री गुरु राम राय जी का देहरादून आगमन हुआ था दोस्तों कब? 1699 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या? इनमें से कोई नहीं। ठीक है, और किसके टाइम पे आए थे दोस्तों श्री गुरु राम राय जी देहरादून? ठीक है, तो ये फतेहपति शाह के टाइम पे, फतेहपति शाह के टाइम पे। ठीक है, फतेहपति शाह ने इनको इनके गुरुद्वारा बनाने के लिए दान में जमीन दी थी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा कि गुरु रामदास जी का देहरादून आगमन कब हुआ? ये हुआ 1699 ईस्वी में। ठीक है, आगे हमारा 26वां प्रश्न है दोस्तों कि टिहरी में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत किसने की थी? तो अच्छा प्रश्न है दोस्तों, टिहरी में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत किसने करी थी? यह करी थी प्रताप शाह ने। और काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, काफी बार एग्जाम में भी पूछा गया है कि टिहरी में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत किसने करी थी? प्रताप शाह ने। और टिहरी राजवंश की मैं सभी वीडियोज बना चुका हूँ दोस्तों, एक प्रश्न जरूर पूछा जाता है वहां से, तो आप जरूर देख लीजिएगा, किसी ना किसी राजा से एक प्रश्न एग्जाम में आपको जरूर देखने को मिलेगा। 27वां प्रश्न है दोस्तों कि हिमालयन आर्ट पुस्तक किसकी है? तो जी.सी. फ्रेंच जी की पुस्तक है क्या? हिमालयन आर्ट किसकी है? जी.सी. फ्रेंच जी की पुस्तक है हिमालयन आर्ट। ठीक है, और अगर आप प्रताप शाह के बारे में थोड़ा और जानना चाहते हैं तो प्रताप नगर की स्थापना प्रताप शाह ने करी थी। ठीक है, और प्रताप शाह टिहरी रियासत के तीसरे राजा थे। और अगर हम बात करें परमार राजवंश के, तो परमार राजवंश के 57वें राजा थे। और ये सभी चीजें मैं आपको टिहरी रियासत में बता चुका हूँ। 27वें का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हिमालयन आर्ट पुस्तक के लेखक कौन है? जी.सी. फ्रेंच साहब है। ठीक है, 28वां प्रश्न है कि कौन कत्यूरी राजाओं की कुल देवी के रूप में पूजी जाती थी या पूजी जाती है? तो दोस्तों नंदा देवी को कत्यूरी राजाओं की कुल देवी के रूप में पूजा जाता है। किसे? नंदा देवी को। ठीक है, और नंदा देवी को ही कभी कभी आप राज राजेश्वरी देवी कहकर भी संबोधित करते हैं। ठीक है, और इन्हें पार्वती का एक रूप माना जाता है। उत्तराखंड में नंदा राज यात्रा भी आयोजित होती है। ठीक है, तो कत्यूरी राजवंश की कुलदेवी कहे या चंद्र राजवंश की कुलदेवी कहे, तो वह कौन थी? हमारी नंदा देवी जी ही थी। वहीं परमाणु की कुलदेवी कौन थी? वह थी राज राजेश्वरी देवी। और राज राजेश्वरी देवी जी को भी क्या नंदा देवी का ही एक रूप माना जाता था। ठीक है, अगर सपोज दैट यहाँ पे दोस्तों नंदा देवी नहीं होता तो कत्यूरी राजाओं की कुलदेवी के रूप में कोट भ्रामरी देवी भी मानी जाती है। ठीक है, कहीं कहीं बुक्स में आप कोट भ्रामरी देवी भी मिलेंगे। अगर ये दोनों ऑप्शन में नहीं होगा तो कत्यूरी राजाओं की कुलदेवी के रूप में जिया रानी को भी जाना जाता है। ठीक है, तो आप ऑप्शन के अकॉर्डिंग इस प्रकार के प्रश्नों को सॉल्व आउट कर सकते हैं। 29वां प्रश्न है कि हिमालयी समाज संस्कृति तथा पर्यावरण पर आधारित पत्रिका पहाड़ कहां से प्रकाशित होती थी? तो पहाड़ पत्रिका नैनीताल से प्रकाशित होती थी। कहां से दोस्तों? नैनीताल से। ठीक है, यह मेनली हिमालयी समाज संस्कृति और पर्यावरण पर आधारित थी। 30वां प्रश्न है कि डी.डी. शर्मा को जाना जाता है, क्यों जाना जाता है दोस्तों डी.डी. शर्मा को? मेनली हिमालयी बोलियों के विशेषज्ञ के तौर पर डी.डी. शर्मा जी को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इनका जन्म कब हुआ था दोस्तों? 1924 में नैनीताल के जंगालिया नामक गांव में डी.डी. शर्मा जी का जन्म हुआ था। और इन्हें मेनली हिमालयी बोलियों के विशेषज्ञ के तौर पर जाना जाता है। ठीक है, और 1997 से 98 के लिए इन्हें दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय व्यक्तित्व भी घोषित किया गया था। और सन 2000 में इन्हें सर्टिफिकेट ऑफ ऑनर से भी सम्मानित किया गया था। और डी.डी. शर्मा जी एक लेखक भी थे दोस्तों, और हिमालयी बोलियों के विशेषज्ञ के तौर पर भी इन्हें जाना जाता था। इनके काफ़ी सारी बुक्स हैं, आप पढ़ते भी हैं, उत्तराखंड ज्ञान कोश डी.डी. शर्मा जी की, और इनकी अन्य भी कई सारी बुक्स हैं।
ठीक है। 31वां प्रश्न है कि प्रसून जोशी ने निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में ख्याति अर्जित करी थी। तो प्रसून जोशी का संबंध किस क्षेत्र से है, डायरेक्टली यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो फिल्म तथा मनोरंजन से प्रसून जोशी जी का संबंध माना जाता है। ये मेनली दोस्तों एक हिंदी कवि, लेखक, एक पटकथा लेखक और एक भारतीय सिनेमा के गीतकार के रूप में जाने जाते हैं। और इनका एक प्रसिद्ध गाना था क्या, तारे जमी पर एक मूवी थी, उसमें इन्होंने माँ वाले गाने के लिए इन्हें राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिल चुका है। इसी कारण यह प्रश्न पूछा गया था कि प्रसून जोशी ने किस क्षेत्र में ख्याति अर्जित करी, तो फिल्म तथा मनोरंजन के क्षेत्र में। इसी के साथ साथ ये एक लेखक भी है, पटकथा भी है, गायक भी है, ठीक है। 32वां प्रश्न है कौन सी फिल्म तिग्मांशु धुलिया के द्वारा निर्देशित की गई थी, ठीक है। तो तिग्मांशु धुलिया के द्वारा निर्देशित फिल्म थी कौन सी दोस्तों, पान सिंह तोमर। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। पान सिंह तोमर फिल्म तिग्मांशु धुलिया द्वारा निर्देशित की गई थी, ठीक है। और तिग्मांशु धुलिया ने जो अपना कैरियर था 2003 में उनकी फिल्म हासिल से प्रारंभ किया था, ठीक है। अगला 33वां प्रश्न है वर्तमान में निम्न में से कौन उत्तराखंड विधानसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय का नामांकित सदस्य है, यानी कि एंग्लो इंडियन सदस्य वर्तमान समय में कौन है, यह प्रश्न आपसे पूछा गया दोस्तों, ठीक है। तो वर्तमान में अगर एंग्लो इंडियन सदस्य की बात करें तो वो है दोस्तों आरवी गार्डनर साहब, ठीक है। कौन है, आरवी गार्डनर साहब। तो 33 का आंसर हो जाएगा, सॉरी आरवी गार्डनर दोस्तों फर्स्ट कमिश्नर, फर्स्ट वो थे एंग्लो इंडियन। अभी वर्तमान में कौन है, जॉर्ज आइवान ग्रेगरी मैन। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर पूछा जाता कि उत्तराखंड विधानसभा में प्रथम एंग्लो इंडियन समुदाय के सदस्य कौन थे, तो वो थे दोस्तों आरवी गार्डनर, ठीक है। प्रथम आरवी गार्डनर और वर्तमान में कौन है, जॉर्ज आइवान ग्रेगरी मैन। अगला 34वां प्रश्न है कि बालगंगा निम्न में से किसकी सहायक नदी है, ठीक है। तो बालगंगा दोस्तों भिलंगना की एक सहायक नदी के रूप में जानी जाती है, ठीक है। और बालगंगा नदी का उद्गम कहां से होता है दोस्तों, यह होता है महासर ताल से। महासर ताल टिहरी से बालगंगा नदी का उद्गम माना जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा 35वां कि वर्ष 1939 में टिहरी राज्य प्रजामंडल की स्थापना किस स्थान पर की गई थी। तो अच्छा प्रश्न है दोस्तों कि टिहरी राज्य प्रजामंडल की स्थापना किसने करी थी, श्रीदेव सुमन जी के द्वारा की गई थी, ठीक है। इसी के साथ साथ श्रीदेव सुमन, दौलत राम सिंधिया, नागेंद्र सकलानी, वीरचंद्र गढ़वाली आदि के प्रयासों के द्वारा टिहरी राज्य प्रजामंडल की स्थापना की गई थी। और कहां पर की गई थी, देहरादून में की गई थी। तो 35वें का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, देहरादून। 36वां प्रश्न कि प्रेम सभा की स्थापना कब और कहां की गई थी। तो प्रेम सभा की स्थापना किसने की थी दोस्तों, प्रेम सभा की स्थापना करी थी गोविंद वल्लभ पंत जी ने। तो 36 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और कब करी थी, 1914 में। 1914 में दोस्तों काशीपुर में गोविंद वल्लभ पंत जी ने क्या करी थी, प्रेम सभा की स्थापना करी थी। और 1914 में ही गोविंद वल्लभ पंत जी ने काशी नागरी, ये भी नोट कर लीजिएगा आप, क्या काशी नागरी प्रचारिणी सभा, काशी नागरी प्रचारिणी सभा की स्थापना भी करी थी, ठीक है। अगला प्रश्न है 37वां कि चंडी प्रसाद भट्ट को रमन मैग्सेसे पुरस्कार किस वर्ष से दिया गया था। तो चंडी प्रसाद भट्ट जी को रमन मैग्सेसे पुरस्कार वर्ष 1982 में दिया गया था। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और चंडी प्रसाद भट्ट को एक पर्यावरणविद के रूप में जाना जाता है, ठीक है। इन्होंने दसौली ग्राम स्वराज संघ की स्थापना भी करी थी कब, 1964 में। महिला मंगल दलों की स्थापना करी थी इन्होंने 1972 में। और इन्हें रमन मैग्सेसे पुरस्कार से कब सम्मानित किया गया था, 1982 में, ठीक है। इसी के साथ साथ दोस्तों 1986 में इन्हें पद्मश्री से भी सम्मानित किया जा चुका है। और 2005 में इन्हें पद्म भूषण से भी सम्मानित किया जा चुका है। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। 38वां प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, काफी बार पूछा गया है कि पिथौरागढ़ जिले के मालपा में बादल फटने की घटना कब घटित हुई थी, ठीक है। तो पिथौरागढ़ जनपद के मालपा में 17 और 18 अगस्त 1998 को दोस्तों मालपा में बादल फटने की घटना घटित हुई थी। तो 38वें का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों क्या, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। और इसमें एक प्रसिद्ध नृत्यंगना प्रतिमा बेदी की मृत्यु भी हुई थी। क्या, प्रतिमा बेदी एक प्रसिद्ध नृत्यंगना है, उनकी भी पिथौरागढ़ के मालपा में बादल फटने की घटना से मृत्यु हुई थी। और मालपा कहाँ पड़ता है दोस्तों, यह कैलाश मानसरोवर यात्रा के मार्ग में पड़ता था। इसी कारण यहाँ पर बादल फटने की घटना काफी प्रसिद्ध रही थी और काफी सारे लोगों की यहाँ पर मृत्यु हो गई थी। अप्रोक्सीमेट 400 से अधिक व्यक्तियों की मृत्यु हो गई थी इस घटना में। अगला 39वां प्रश्न है कि हुड़किया बोल किस अवसर पर गाया जाता है, ठीक है। तो हुड़किया बोल गीत है दोस्तों एक, जो मेनली कुमाऊं या गढ़वाल के कुछ एरियाज में गाया जाता है। और ये गाया जाता है मेनली रुपाई और गुड़ाई के अवसर पर, यानी कि खेती से संबंधित है। और रुपाई गुड़ाई के अवसर पर जो हमारे काम करने वाली महिलाएं या पुरुष होती हैं उनके मनोरंजन के लिए हुड़किया बोल गाए जाते हैं। मेनली ये कुमाऊं क्षेत्र का प्रसिद्ध गीत है। और खरीफ की फसल के समय पर, ठीक है, मेनली खरीफ की फसल के समय पर रोपाई और गुड़ाई के अवसर पर यह गाया जाता है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि एक प्रमुख गायक एक पंक्ति में गाता है और खेत में काम करने वाले लोग उसे दोहराते हैं, ठीक है, मनोरंजन के रूप पर। 40वां प्रश्न है कि हिंदू विवाह अधिनियम कब पारित हुआ था, ठीक है। तो अच्छा प्रश्न है दोस्तों। तो हिंदू विवाह अधिनियम कब पारित हुआ था, तो यह हुआ था 1955 में। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा कि हिंदू विवाह अधिनियम कब पारित हुआ था, 1955 में, ठीक है। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा 41वां कि गांव और नगर उदाहरण सम्मिलित हैं। किसके उदाहरण है, गांव और नगर। तो ऑप्शन है आपके समुदाय, समिति, संस्था या फिर संगठन। तो गांव और नगर दोस्तों एक
समुदाय के उदाहरण होंगे, किसके, समुदाय के। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 42वां प्रश्न है, किस वेद में सर्वप्रथम वर्णों की उत्पत्ति का उल्लेख किया गया है? तो महत्वपूर्ण प्रश्न है, काफी बार पूछा गया दोस्तों। तो ऋग्वेद के 10वें मंडल में दोस्तों मेनली क्या वर्णों की उत्पत्ति का उल्लेख किया गया, किसमें, ऋग्वेद के कौन से मंडल में पूछा जाएगा? तो 10वें मंडल में वर्णों की उत्पत्ति का उल्लेख किया गया है। 43वां प्रश्न है, उत्तराखंड में किंगरी विंगरी क्या है? तो उत्तराखंड में किंगरी विंगरी एक दर्रा है दोस्तों, कहां पड़ता है यह? चमोली जनपद में पड़ता है क्या, किंगरी विंगरी दर्रा। और चमोली और तिब्बत के बीच में एक अंतर्राष्ट्रीय दर्रे के रूप में इसे जाना जाता है, ठीक है। अगला 44वां प्रश्न है, उत्तराखंड में श्यामला ताल कहां स्थित है दोस्तों? तो उत्तराखंड में श्यामला ताल चंपावत में स्थित है। कहां पर स्थित है? चंपावत में, ठीक है। और मेनली ये सफेद कमल पुष्पों के लिए काफी प्रसिद्ध है। इसी के साथ साथ अगर हम बात करें स्वामी विवेकानंद आश्रम, ये भी चंपावत में स्थित है, ठीक है। एक हमारी आती है नागताल, स्वामीताल, सूखाताल, ये भी चंपावत में ही स्थित है, ठीक है। सूखाताल एक नैनीताल में भी स्थित है, नैनीताल के साथ साथ चंपावत में नागताल स्थित है और स्वामीताल भी स्थित है, और श्यामला ताल भी चंपावत में ही स्थित है। अगला 45वां प्रश्न, कि पलेठी का सूर्य मंदिर स्थित है, कहां पर स्थित है पूछा गया, पलेठी का सूर्य मंदिर। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो ऑप्शन नंबर ए, हिंडोला खाल टिहरी गढ़वाल में स्थित है क्या, पलेठी का सूर्य मंदिर। काफी फेमस है दोस्तों, और उत्तराखंड के प्रमुख सूर्य मंदिर के ऊपर मैं वीडियो बना चुका हूं, वहां पर भी आप इसे देख सकते हैं। और हिंडोला खाल टिहरी गढ़वाल में स्थित है क्या, पलेठी का सूर्य मंदिर। 46वां प्रश्न, कुमाऊं विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी, ठीक है। तो कुमाऊं विश्वविद्यालय और गढ़वाल विश्वविद्यालय दोनों की स्थापना हुई थी दोस्तों कब, वर्ष 1973 में। तो ऑप्शन नंबर डी 46वें का आपका राइट आंसर हो जाएगा कि कुमाऊं विश्वविद्यालय और गढ़वाल विश्वविद्यालय दोनों की स्थापना कब हुई थी, 1973 में हुई थी। और अगर डेट पूछेगा कुमाऊं विश्वविद्यालय की स्थापना की, तो 1 दिसंबर 1973 को कुमाऊं विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी, ठीक है। अगला हमारा प्रश्न है दोस्तों कि देहरादून जिला मेरठ मंडल से गढ़वाल मंडल में कब सम्मिलित किया गया, ठीक है। तो अच्छा प्रश्न है दोस्तों। तो देहरादून जिला मेरठ मंडल से गढ़वाल मंडल में 1975 में सम्मिलित किया गया था, कब, 1975 में, ठीक है। और देहरादून को जिला कब बनाया गया था दोस्तों, 1817 में देहरादून को जिला बनाया गया था, और इसे कहां स्थानांतरित कर दिया गया था दोस्तों, मेरठ मंडल में इसे स्थानांतरित कर दिया गया था। उसके बाद इसे 1975 में फिर से उत्तराखंड में शामिल कर गढ़वाल मंडल का एक जिला बनाया गया, कब, 1975 में, ठीक है। अगला 48वां प्रश्न है कि लिपुलेख दर्रा कहाँ स्थित है, ठीक है। तो अच्छा इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, लिपुलेख दर्रा पिथौरागढ़ जनपद में स्थित है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और उत्तराखंड के प्रमुख दर्रों के ऊपर मैं वीडियो बना चुका हूं, अगर आपने वो नहीं देखी है तो जरूर देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला 49वां प्रश्न, 1857 ईस्वी में क्रांतिवीर नामक संगठन की स्थापना किसने करी थी? तो कालू मेहरा जी ने, जिन्हें दोस्तों उत्तराखंड के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के रूप में भी जाना जाता है। इन्होंने 1857 की क्रांति के दौरान क्रांतिवीर नामक संगठन की स्थापना करी थी, ठीक है। और उत्तराखंड में पहला जो 1857 की क्रांति के या उत्तराखंड में पहले स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के रूप में किसे जाना जाता है, कालू मेहरा जी को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और मेनली 50वां हमारा प्रश्न है कि उत्तराखंड चाय विकास बोर्ड कहाँ स्थापित है? तो उत्तराखंड चाय विकास बोर्ड का मुख्यालय स्थित है कहाँ पे दोस्तों? अल्मोड़ा में। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चाय विकास बोर्ड का मुख्यालय कहाँ स्थापित है उत्तराखंड में? तो ये अल्मोड़ा में स्थित है, ठीक है। अगला हमारा 51वां प्रश्न है कि घोड़ाखाल स्थित गोलू देवता मंदिर का निर्माण किसने कराया था? तो घोड़ाखाल स्थित गोलू देवता मंदिर का निर्माण कराया था दोस्तों बाज बहादुर चंद ने। तो 51वें का राइट आंसर हो जाएगा क्या? ऑप्शन नंबर सी, घोड़ाखाल गोलू देवता मंदिर का निर्माण किसने कराया था? बाज बहादुर चंद ने। वहीं चंपावत स्थित गोलू देवता मंदिर का निर्माण किसने कराया था? तो कराया था ज्ञानचंद ने, ठीक है। किसने? ज्ञानचंद ने। 52वां प्रश्न है दोस्तों कि उत्तराखंड में व्यास गुफा कहाँ स्थित है, ठीक है। तो अच्छा प्रश्न है, इंपोर्टेंट प्रश्न है। तो उत्तराखंड में व्यास गुफा दोस्तों बद्रीनाथ में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। व्यास गुफा कहाँ स्थित है? बद्रीनाथ चमोली जनपद में स्थित है, ठीक है। और ऐसा माना जाता है कि महर्षि वेदव्यास और ने यहाँ पर क्या करती, चारों वेदों की रचना करी थी, गणेश जी ने लिखा था, ठीक है। इस प्रकार से यहाँ पे माना जाता है। 53वां प्रश्न, केदारनाथ मंदिर क्या दर्शाता है, ठीक है। अच्छा प्रश्न है दोस्तों कि केदारनाथ मंदिर क्या दर्शाता है? तो मेनली यह केदारनाथ मंदिर देवताओं की चित्रकला को दर्शाता है। तो 53 का आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों क्या? ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। लेकिन मंदिर क्या दर्शाता है? तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा दोस्तों क्या? मंदिर भगवान निर्माण कला। वैसे तो ये देवताओं के बारे में बताता है। केदारनाथ मंदिर भगवान शिव का मंदिर है, रुद्रप्रयाग जनपद में पड़ता है। लेकिन यहाँ पर जिस हिसाब से प्रश्न पूछा गया कि केदारनाथ मंदिर क्या दर्शाता है, तो यह मंदिर भवन निर्माण कला को दर्शाता है, ठीक है। यानी कि किस प्रकार का मंदिर है, और मेनली इसे क्या कत्यूरी शैली में निर्मित मंदिर के रूप में जाना जाता है, ठीक है। और 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग उत्तराखंड में कहाँ स्थित है, इस प्रकार का प्रश्न ही पूछा जाता है, तो वह केदारनाथ मंदिर में ही स्थित है। अगला हमारा 54वां प्रश्न है दोस्तों कि उत्तराखंड में वन्य जीव संरक्षण प्रशिक्षण केंद्र कहाँ स्थित है? तो उत्तराखंड में वन्य जीव संरक्षण प्रशिक्षण केंद्र कालागढ़ में स्थित है। कालागढ़ कहाँ पड़ता है दोस्तों? पौड़ी गढ़वाल जनपद में, ठीक है। तो वन्य जीव संरक्षण प्रशिक्षण केंद्र कहाँ स्थित है? कालागढ़ में स्थित है। 55वां प्रश्न है दोस्तों कि उत्तराखंड राज्य के किस जनपद की सीमा राज्य के 7 जनपदों के साथ मिलती है? यानी कि उत्तराखंड राज्य में कौन सा ऐसा जनपद है जो कि अन्य 7 जनपदों से अपनी सीमा बनाता है? तो वह है दोस्तों पौड़ी गढ़वाल, ठीक है। पौड़ी गढ़वाल दोस्तों उत्तराखंड के 7 अन्य जनपदों से अपनी सीमा बनाता है, ठीक है।
और उत्तराखंड में सर्वाधिक जनपदों से लगा हुआ जिला कौन सा है, वह भी पौड़ी गढ़वाल ही है। ठीक है, और उत्तराखंड में सर्वाधिक जो ग्राम है, सर्वाधिक गांव कौन से जनपद में है, तो वह भी पौड़ी गढ़वाल जनपद में ही स्थित है। 56वां प्रश्न है दोस्तों कि किन्हें ब्रिटिश सरकार द्वारा CSI के ओहदे से सम्मानित किया गया था। CSI, ठीक है, तो 56वें का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कीर्ति शाह को दोस्तों ब्रिटिश सरकार ने CSI की उपाधि से सम्मानित किया था। किसे? कीर्ति शाह को। ठीक है, और कब किया था? 1898 में। ठीक है, और इसी के साथ साथ CSI, KCSI, सर आदि भी कई सारी उपाधियों से कीर्ति शाह को सम्मानित किया था। किसने? ब्रिटिश सरकार द्वारा। और कीर्ति शाह के बारे में वीडियो बना चुका हूं, अगर आपने वो नहीं देखी है तो देख लीजिएगा, इंपोर्टेंट वीडियो है, एग्जाम में वहां से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। 57वां प्रश्न है दोस्तों कि हरिद्वार में गुरुकुल के संस्थापक कौन थे। तो हरिद्वार में गुरुकुल के संस्थापक कौन थे, यह प्रश्न पूछा गया है। ये थे दोस्तों कौन? हरिद्वार में गुरुकुल के संपादक, वैसे तो गुरुकुल की नींव यहाँ पे दोस्तों स्वामी श्रद्धानंद जी ने डाली थी, लेकिन इसकी स्थापना का श्रेय किसे जाता है? यह जाता है लाला मुंशीराम जी को। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा कि हरिद्वार में गुरुकुल के संस्थापक कौन थे, यह थे लाला मुंशीराम जी। ठीक है, और अगर पूछेगा कि हरिद्वार में गुरुकुल की नींव डालने का श्रेय किसे जाता है, वो जाता है दोस्तों किसे? स्वामी श्रद्धानंद जी को। ठीक है, और मेनली गुरुकुल विश्वविद्यालय की स्थापना कब की गई थी, या गुरुकुल अभी वर्तमान समय तो ये डीम्ड विश्वविद्यालय दोस्तों, इसकी स्थापना वैसे तो 1900 में हुई थी, और 1902 में इसका स्थानांतर करके कहाँ लाया गया था? इसे हरिद्वार लाया गया था। ठीक है, तो प्रश्न इस प्रकार का भी पूछा जाता है दोस्तों कि गुरुकुल कांगड़ी जो हमारा डीम्ड विश्वविद्यालय है वर्तमान समय पे, उसकी स्थापना कब की गई थी? तो 1900 में गुजरानवाला पंजाब में इसकी स्थापना की गई थी, और 1902 में इसे पंजाब से स्थानांतरित कर हरिद्वार में कांगड़ा नामक स्थान पर लाया गया था। और गुरुकुल कांगड़ी जो हमारा डीम्ड विश्वविद्यालय है, इसे डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा कब दिया गया था? 1962 में दिया गया था। तो ये पॉइंट भी आप लोग जरूर ऐड कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये जो 57वां प्रश्न है, हरिद्वार में गुरुकुल के संस्थापक कौन थे, ये थे लाला मुंशी राम जी। ठीक है, अगला हमारा 58वां प्रश्न है दोस्तों कि कालसी अभिलेख किस वंश से संबंधित है। ठीक है, तो कालसी अभिलेख आप सभी लोगों को पता होगा दोस्तों, ये मौर्य वंश से संबंधित है। ठीक है, कालसी अभिलेख अशोक के एक अभिलेख के रूप में जाना जाता है। ठीक है, और उत्तराखंड में मिलने वाला सर्वप्रथम अभिलेख कौन सा है, वह भी कालसी अभिलेख के ही रूप में जाना जाता है। और किसने खोजा था कालसी अभिलेख को? फॉरेस्टर साहब ने। ठीक है, फॉरेस्टर साहब को कालसी अभिलेख को खोजने का श्रेय जाता है। कालसी नामक स्थान कहाँ पड़ता है? ये पड़ता है देहरादून में दोस्तों। और कौन कौन सी नदियों के संगम पर स्थित है? तो यमुना और टॉन्स नदियों के संगम पर स्थित माना जाता है क्या? कालसी को। ठीक है, और मेनली यहाँ पर जो अभिलेख मिला है वह पाली भाषा का माना जाता है, और इसके लिए ब्राह्मी लिपि का प्रयोग किया जाता है। और कालसी अभिलेख में दोस्तों यहाँ के जो निवासी हैं उनके लिए पुलिंद शब्द का प्रयोग किया गया है, और इस उत्तराखंड के पूरे क्षेत्र के लिए अपरांत शब्द का प्रयोग किया गया है। तो कालसी अभिलेख किस वंश से संबंधित है? मौर्य वंश से संबंधित है। 59वां प्रश्न है कि चक्राता में सैनिक छावनी की स्थापना किस वर्ष हुई थी। ठीक है, तो चक्राता में सैनिक छावनी की स्थापना हुई थी 1866 में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मेनली 1866 में दोस्तों चक्राता देहरादून में सैनिक छावनी की स्थापना हुई थी, और 1869 से यहाँ पे क्या सैनिक लोग रहने लगे थे, और उसके बाद 1873 में यहाँ पर क्या हुआ? कैंटोनमेंट मजिस्ट्रेट का कार्यालय स्थापित हुआ था। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला 60वां प्रश्न है कि उत्तरकाशी का पौराणिक नाम क्या है। ठीक है, तो उत्तरकाशी का पौराणिक नाम क्या है दोस्तों? सौम्य काशी। ठीक है, सौम्य काशी के साथ साथ बाड़ाहाट भी क्या है? उत्तरकाशी का ही एक प्राचीन नाम के रूप में जाना जाता है। उत्तरकाशी को ही उत्तर का काशी नाम से भी जाना जाता है। क्या? उत्तर का काशी। ठीक है, तो उत्तरकाशी को पुराणों में क्या कहा गया है दोस्तों? इसे सौम्य काशी कहकर संबोधित किया गया। और कौन सी नदी के किनारे स्थित है उत्तरकाशी? तो ये भागीरथी नदी के किनारे स्थित है। अगला 61वां प्रश्न है दोस्तों कि सर्वप्रथम खनिज तेल का कुआं कब और कहां खोदा गया था। तो 61वें प्रश्न का आपका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी दोस्तों, 1859 ईस्वी में अमेरिका में दोस्तों सर्वप्रथम खनिज तेल का कुआं खोदा गया था। कब? 1859 में। कहां खोला गया था? अमेरिका में। 62वां प्रश्न है कि गंगा की निम्न सहायक नदियों में से कौन सी नदी क्या है? उत्तरमुखी है। ठीक है, तो जो सोन नदी है दोस्तों वह गंगा की प्रमुख सहायक नदियों में से क्या है? एक उत्तरमुखी नदी के रूप में जानी जाती है। ठीक है, और जो सोन नदी है इसका उद्गम कहां से होता है दोस्तों? तो अमरकंटक पहाड़ी से इसका उद्गम स्थल माना जाता है। ठीक है, और यह गंगा की एक सहायक नदी है जो कि पटना के पास दोस्तों पटना के पास आरा नामक स्थान पर गंगा नदी में मिल जाती है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 63वां प्रश्न है कि भारत में वैट या मूल्य संवर्धित कर कब से लागू किया गया था। तो मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, काफी बार पूछा गया था कि भारत में वैट कब से लागू हुआ। तो 1 अप्रैल 2005 से भारत में वैट लागू हुआ था। कब? 1 अप्रैल 2005 से। ठीक है, और एक प्रश्न और पूछा जाता है कि वैट लागू करने वाला उत्तराखंड कौन सा राज्य था। तो यह था 23वां नंबर का राज्य। ठीक है, कौन से नंबर का राज्य था? 23वें नंबर का राज्य। ठीक है, और उत्तराखंड में भी वैट कब से लागू हुआ था? 1 अप्रैल 2005 से ही लागू हुआ था। 64वां प्रश्न है कि चार मीनार का निर्माण किसने करवाया था। इंपोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, तो चार मीनार का निर्माण कराया था दोस्तों कुतुब शाह ने। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा 64 का, कि चार मीनार का निर्माण किसने कराया था? यह कुतुब शाह ने कराया था। ठीक है, और हैदराबाद का निर्माण भी कुतुब शाह के द्वारा ही कराया गया था। ठीक है, अगला
65वां प्रश्न कि मृच्छकटिकम के लेखक कौन है। ठीक है, तो मृच्छकटिकम नामक पुस्तक के लेखक है कौन दोस्तों? शूद्रक। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसी के साथ साथ इन्होंने चारुदत्त, नायिका वदंत सेना, ब्राह्मण, जुआरी, व्यापारी, वैश्या, चोर, धूर्त दास आदि का वर्णन इस मृच्छकटिकम नामक जो इनकी पुस्तक है इसमें किया है। ठीक है, तो इसके लेखक कौन है? तो यह है दोस्तों शूद्रक। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और मेनली यह क्या है दोस्तों? एक गुप्तकालीन प्रसिद्ध नाटक के रूप में भी जाना जाता है। क्या? मृच्छकटिकम। तो मृच्छकटिकम के लेखक कौन है? शूद्रक साहब हैं। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। 66वां प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन डी में पाया जाता है। ठीक है, तो विटामिन डी में पाया जाता है दोस्तों कैल्सीफेरॉल। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा कैल्सीफेरॉल। क्या हो जाएगा? विटामिन डी में पाया जाता है। ठीक है, और मछली के यकृत का तेल व सूर्य का प्रकाश विटामिन डी के एक प्रमुख स्रोत के रूप में जाने जाते हैं। और विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? रिकेट्स नामक रोग होता है। ठीक है, अगला 67वां प्रश्न है दोस्तों, बिग बैंग सिद्धांत का संबंध है। बिग बैंग सिद्धांत का संबंध किससे है यह पूछा गया है। तो ब्रह्मांड की उत्पत्ति से है दोस्तों क्या? बिग बैंग सिद्धांत का संबंध। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और यह सिद्धांत किसने दिया था? 1930 में बेल्जियम के जॉर्ज लेमतर के द्वारा यह सिद्धांत दिया गया था। क्या? बिग बैंग सिद्धांत। और इनके ब्रह्मांड की उत्पत्ति के सिद्धांत के रूप में एक प्रमुख खोज थी दोस्तों क्या? बिग बैंग सिद्धांत। किसका था? यह था लेमे तेरजी का। अगला 68वां प्रश्न है कि भारत के किस राज्य से होकर कर्क रेखा गुजरती है। ठीक है, तो कर्क रेखा जैसा कि भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ठीक है, तो इसमें सभी ऑप्शन है देखिए। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा 68वें का कि कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 8 राज्यों से होकर गुजरती है। और ऑप्शन में सभी राज्य ये दिए गए हैं। अगला 69वां प्रश्न है दोस्तों कि विश्व व्यापार संगठन निम्नलिखित में से किस संगठन का उत्तराधिकारी है। ठीक है, आपको 4 ऑप्शन दिए गए और पूछा गया कि विश्व व्यापार संगठन निम्न में से किस संगठन का एक उत्तराधिकारी है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ। ठीक है, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ संगठन का एक उत्तराधिकारी माना जाता है क्या? विश्व व्यापार संगठन। तो अच्छा प्रश्न है दोस्तों। और जो हमारा ये है जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ, इसे हम गैट भी कहते हैं। ठीक है, गैट। ठीक है, और इसकी स्थापना कब हुई थी? 31 दिसंबर 1994 को इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, तो विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी? अगर यह पूछा जाता है तो विश्व व्यापार संगठन की स्थापना हुई थी 1 जनवरी 1995 को। ठीक है, विश्व व्यापार संगठन WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, अगला 17वां प्रश्न है कि विश्व उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है। ठीक है, तो विश्व उपभोक्ता दिवस प्रत्येक वर्ष दोस्तों 15 मार्च को मनाया जाता है सॉरी। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 15 मार्च को क्या मनाया जाता है? विश्व उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। ठीक है, और 21 मार्च को मनाया जाता है दोस्तों फॉरेस्ट दिवस। फॉरेस्ट यानी कि वानिकी दिवस कब मनाया जाता है? 21 मार्च को मनाया जाता है। ठीक है, अगला 71वां प्रश्न है कि नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ से माना जाता है। ठीक है, तो नर्मदा नदी का उद्गम स्थल माना जाता है दोस्तों अमरकंटक से। मध्य प्रदेश के अमरकंटक पर्वत से माना जाता है नर्मदा नदी का उद्गम स्थल। ठीक है, और इसकी टोटल लंबाई है 1312 किलोमीटर। ठीक है, अगला 72वां प्रश्न है कि पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है? दादा भाई नौरोजी हैं। दादा भाई नौरोजी जी हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। इसमें इन्होंने क्या किया था? धन के बहिर्गमन सिद्धांत को भी दिया था। तो प्रश्न ये भी बन सकता है कि कौन सी पुस्तक में दादा भाई नौरोजी ने धन के बहिर्गमन सिद्धांत को उल्लेख किया है? तो पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक में किया है। ठीक है, इसी के साथ साथ दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। अगला 73वां प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ इंडियन एसोसिएशन का विलय कब किया गया था। ठीक है, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ इंडियन एसोसिएशन का विलय किया था 1886 में। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा क्या? 1886। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1885 में हुई थी। ठीक है, अगला 74वां प्रश्न है कि वायुमंडल की किस परत में समस्त मौसमी घटनाएं होती हैं। ठीक है, तो समस्त अगर मौसमी घटनाओं के बारे में बात करें हमारी तो होती हैं क्षोभ मंडल में। ठीक है, क्षोभ मंडल में समस्त मौसमी घटनाएं होती हैं जैसे कि कोहरा, बादल, तुषार, आंधी तूफान, मेघ गर्जना आदि क्या होता है? सब क्षोभ मंडल में ही होता है। और क्षोभ मंडल क्या होता है दोस्तों? वायुमंडल की एक सबसे निचली परत के रूप में जाना जाता है। ठीक है, और एक और प्रश्न पूछा जाता है कि हवाई जहाज या फिर प्लेन ये कहाँ पे उड़ते हैं? तो ये समताप मंडल में उड़ते हैं। तो वायुमंडल की किस परत में समस्त मौसमी घटनाएं होती हैं? क्षोभ मंडल में। ऑप्शन नंबर ए 74वें का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला हमारा 75वां प्रश्न है कि महान नृत्यंगना सितारा देवी का संबंध किससे है। ठीक है, तो नृत्यंगना सितारा देवी का संबंध पूछा गया है तो इनका संबंध था दोस्तों कथक से। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा कि नृत्यंगना सितारा देवी का संबंध किससे है? यह कथक से जुड़ी हुई है। और अगला जो प्रश्न है 76वां कि पौधे के किस भाग से हमें कहवा प्राप्त होता है। ठीक है,
तो कहवा दोस्तों बीज से प्राप्त होता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। कहवा जिसे हम कॉफी भी कहते हैं, ठीक है, कॉफी पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है, तो ये बीज से प्राप्त होता है, ठीक है। और मेनली कॉफी को किस मूल का पौधा माना जाता है, तो इसे अबिसीनिया मूल का पौधा माना जाता है। किसे? अबिसीनिया मूल का पौधा। अगला 77वां प्रश्न है हमारा कि भारत में जमींदारी व्यवस्था को लागू किया था, यानी कि भारत में जमींदारी व्यवस्था को लागू करने का श्रेय किसे आता है, ये आता है लॉर्ड कॉर्नवालिस जी को। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों कि भारत में जमींदारी व्यवस्था को लागू करने का श्रेय लॉर्ड कॉर्नवालिस जी को जाता है, ठीक है। और इन्होंने स्थायी बंदोबस्त द्वारा अंतिम रूप से जमींदारों को भूमि स्वामी मान लिया था, ठीक है। अगला हमारा प्रश्न है 78वां कि कैबिनेट मिशन की अध्यक्षता किसने करी थी, ठीक है। तो 3 सदस्यीय कैबिनेट मिशन की जो अध्यक्षता करी थी वो दोस्तों किसने करी थी, सर पैथिक लॉरेंस साहब ने करी थी, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा कि कैबिनेट मिशन की अध्यक्षता किसने करी थी, पैथिक लॉरेंस साहब ने करी थी, ठीक है। और कैबिनेट मिशन कब भारत आया था, 1946 में कैबिनेट मिशन भारत आया था, ठीक है। इसमें 3 सदस्य टोटल, अध्यक्षता किसने करी थी, सर पैथिक लॉरेंस जी ने करी थी। और बाकी 2 अन्य सदस्य कौन कौन से थे, वो थे दोस्तों स्टेफर्ड क्रिप्स और एवी अलेक्जेंडर। अगला 79वां प्रश्न है हमारा कि भारत में पहली बार राष्ट्रीय जनसंख्या नीति कब तैयार की गई थी, ठीक है। तो भारत में पहली बार अप्रैल 1976 में दोस्तों राष्ट्रीय जनसंख्या नीति तैयार की गई थी। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 1978 में दोस्तों भारतीय जनता पार्टी या बीजेपी की सरकार ने इस जनसंख्या नीति को संशोधित किया था। और उसके बाद नई जनसंख्या नीति कब लागू की गई थी, 2000 में दोस्तों राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग का गठन कर नई जनसंख्या नीति जारी की गई थी। तो 3 पॉइंट है कि भारत में पहली राष्ट्रीय जनसंख्या नीति कब जारी की गई थी, अप्रैल 1976 में। प्रथम संशोधन कब हुआ था इसमें, 1978 में। भारत में नई जनसंख्या नीति कब से लागू की गई, सन 2000 से, ठीक है। और भारत में राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग का गठन कब किया गया, सन 2000 में ही नई जनसंख्या नीति के तहत ही किया गया था। 81वां प्रश्न है दोस्तों कि एजेंडा 21 का संबंध किससे है, ठीक है। और काफी बार यह प्रश्न एग्जाम में भी पूछा गया है कि एजेंडा जो 21 है इसका संबंध किससे माना जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी दोस्तों। एजेंडा 21 का संबंध किससे है, पर्यावरण से माना जाता है, ठीक है। अगर हम बात करें वर्ष 1992 में दोस्तों संयुक्त राष्ट्र संघ का पर्यावरण एवं विकास के मुद्दों पर केंद्रीय एक सम्मेलन ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में हुआ था, ठीक है। और इस सम्मेलन को हम पृथ्वी सम्मेलन के नाम से भी जानते हैं। तो कभी कभी ये भी एक प्रश्न पूछ दिया जाता है कि पृथ्वी सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था, ठीक है। तो ये कब हुआ था, ब्राजील के रियो डी जेनेरियो शहर में हुआ था, ठीक है। और कब हुआ था, 1992 में हुआ था, ठीक है। और इसी समय पे दोस्तों क्या किया गया था, एजेंडा 21 को पारित किया गया था। तो यह प्रश्न बन सकता है कि एजेंडा 21 को कब पारित किया गया था, तो 1992 के संयुक्त राष्ट्र संघ के पर्यावरण एवं विकास मुद्दे का जो एक सम्मेलन हुआ था ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में, उस सम्मेलन को जिसे पृथ्वी सम्मेलन के नाम से जाना जाता है, इसी में एजेंडा 21 को पारित किया गया था। और इसमें पर्यावरण विकास हेतु कुछ कार्यक्रम निर्धारित किए गए थे, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका एजेंडा 21 का संबंध हो जाएगा। अगला यहाँ से दोस्तों आपके रीजनिंग के प्रश्न, व्यक्तियों का समूह कौन सा होगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। अब बी क्यों होगा, देखिए 1 4 8, 1 में क्या है ए, 4 में क्या है एच और 8 में क्या है एन। तो तीनों में देखिए अगर आप इनको बनाएंगे तो ए में कितने वर्ड आ रहे हैं, 1 लाइनें आ रही है, 1 2 3। एच में कितनी आ रही है, 1 2 3। ऐसी एन में कितनी आ रही है, 1 2 3, ठीक है। ऐसे 2 5 7 को आप देखिए, 2 में क्या है एम, 5 में क्या है डब्लू और 7 में क्या है ई। अब इनमें आप लाइनिंग काउंट करेंगे तो कितनी होंगी, 4। देखिए एम में 1 2 3 4, ऐसे डब्लू में कितनी 1 2 3 4, ऐसे ई में कितनी 1 2 3 और 4, ठीक है। तो इस टाइप से आपका यह सीक्वेंस होगा। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। अगला आपका 82वां प्रश्न है कि 30 मिनट में घड़ी की घंटे वाली सुई कितने अंश घूम जाएगी, ठीक है। तो 30 मिनट में घड़ी की घंटे वाली सुई घूम जाएगी दोस्तों 15 अंश, ठीक है। डायरेक्टली फॉर्मूला होता है 1/2 इंटू मिनट, ठीक है। तो 1/2 इंटू 30 हो जाएगा 15। या तो फिर आप इसे अनुमान से भी कर सकते हैं दोस्तों। जैसे कि आपसे पूछा गया कि 30 मिनट में घड़ी की सुई कितने डिग्री घूम जाएगी। जैसे सपोज दैट 12 बजे हैं और मिनट वाली सुई 30 मिनट में पहुंच गई, यानी कि यहाँ पे पहुंच गई है, तो कितने अंश घूम जाएगी। तो देखिए 30 मिनट में घूम जाएगी ये 15 डिग्री। जब 30 मिनट में 15 डिग्री घूमेगी तभी तो ये पूरे 60 मिनट में 30 डिग्री घूमेगी, तो 30 डिग्री हो गया। उसके बाद 60 डिग्री 2 बजे, 1 बजे 30 डिग्री घूमेगी, 2 बजे 60 डिग्री घूमेगी और 3 बजे 90 डिग्री, ठीक है। 3 बजे आप लोगों को पता है दोस्तों कि 90 डिग्री का एंगल रहता है मिनट की सुई और घंटे की सुई के बीच में। तो इस हिसाब से भी आप इसे कर सकते थे। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला 83वां प्रश्न है दोस्तों कि अर्थपूर्ण रूप से इसे सुव्यवस्थित कीजिए। तो इसे अर्थपूर्ण रूप से अगर आप सुव्यवस्थित करेंगे दोस्तों तो इसका राइट आंसर आपको मिलेगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। डी मिलेगा आपको। सबसे पहले आपको क्या चाहिए, धन चाहिए होगा। आपके पास धन होगा तो धन से आप क्या करेंगे, स्थान खरीदेंगे। पैसे चाहिए, पैसे से आप क्या करेंगे, कहीं पे स्थान खरीदेंगे, ठीक है। उसके बाद वहाँ पे एक योजना बनाएंगे कि आपको क्या करना है। फिर योजना बनाने के बाद क्या करेंगे, वहाँ पर भवन का निर्माण करेंगे। भवन निर्माण के बाद क्या करेंगे, वहाँ पे
इमारत बनेगी आपकी, और इमारत बनने के बाद आप उसे किराए पर लगाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होगा, आपके पास धन होना चाहिए, धन से आप स्थान खरीदेंगे, स्थान से आप योजना बनाएंगे, योजना से आप भवन को बनाएंगे, भवन से आपकी इमारत बन जाएगी, और इमारत को आप किराए पर लगा सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला 84वां प्रश्न है दोस्तों कि नीचे एक अनुक्रम दिया गया है जिसमें एक संख्या को छोड़कर संपूर्ण अनुक्रम एक निश्चित नियम को फॉलो करता है। आपको उस संख्या का पता लगाना है जो इस नियम को फॉलो नहीं करता है। ठीक है, तो इसका अगर मैं आपको डायरेक्टली राइट आंसर बताऊं दोस्तों, वो होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 8 हो जाएगा। अब देखिए ऑप्शन डी इसका आंसर होगा कैसे। अगर आप बात करें 258 के बाद क्या आ रहा है 130, तो सबसे पहले आप क्या करिए 258 में 2 जोड़िए, 260 प्लस 2 भागा 2 कितना हो जाएगा, प्लस 2 करेंगे 260 में भागा देंगे 2 का, कितना हो जाएगा 130। ऐसे ही 130 में आप 2 जोड़िए, कितना होगा 132 होगा, 132 में 2 का भागा देंगे तो आ जाएगा 66। ऐसे ही आप 66 में 2 जोड़िए, कितना हो जाएगा 68, 68 में 2 का भागा देंगे कितना आ जाएगा 34। ऐसे ही 34 में आप 2 जोड़िए, कितना हो जाएगा 36, 36 में 2 का भागा देंगे कितना आ जाएगा 18। अब ऐसे ही 18 में आप 2 जोड़िए, कितना हो जाएगा 20। आप 20 में 2 का भागा दीजिए तो कितना आ जाएगा 10। तो 8 की जगह पर क्या होना चाहिए था, यहाँ पे 10 होना चाहिए था। ठीक है, 8 की जगह पे 10 होना चाहिए था। ठीक है, इसी प्रकार देखिए 10 में आप 2 जोड़िए, कितना हो जाएगा 12, और 12 आपको 2 से भागा दीजिए कितना आ जाएगा 6। तो 8 वाला क्या होगा हमारा गलत होगा, क्योंकि 8 की जगह पे क्या आ जाएगा 10 आना चाहिए। ठीक है, 8 वाला हमारा गलत हो जाएगा, ऑप्शन डी। अगला 85वां प्रश्न है कि किसी सांकेतिक भाषा में मदर्स को OMVG GPU लिखा जाता है, तो उसी भाषा में ब्रॉड को किस प्रकार लिखेंगे। ठीक है, तो आप मदर्स को अगर आप OMVG PU लिखेंगे तो आपको मैं सीक्वेंस बता देता हूं दोस्तों, आप इसे खुद कर सकते हैं। ठीक है, देखिए आप m में 2 जोड़िए, m प्लस 2 करेंगे कितना आ जाएगा o। ठीक है, o में 2 माइनस करिए कितना आ जाएगा m। ठीक है, इस हिसाब से इसमें सीक्वेंस बनेगा प्लस 2 माइनस 2। ऐसे t में 2 जोड़िए, कितना आ जाएगा v, फिर प्लस 2। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे आप h में 1 माइनस करेंगे। ठीक है, h में 1 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा g। ठीक है, ऐसे प्लस 2 देखिए, प्लस 2 माइनस 2 प्लस 2 माइनस 1। ठीक है, इसी प्रकार से आगे भी इसमें दोस्तों प्लस 2 माइनस 2 और प्लस 2 वाला सीक्वेंस रहेगा। ठीक है, इसी प्रकार से ब्रॉड का भी आपको करना है। देखिए BROUGH T। ठीक है, अब सीक्वेंस हमारा बन रहा था, B में आप 2 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा D। ठीक है, R में आप 2 माइनस करेंगे कितना हो जाएगा P। ठीक है, O में आप 2 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा Q। ठीक है, U में आप 1 माइनस करेंगे कितना हो जाएगा तो ये आ जाएगा T। ठीक है, ऐसे ही आप G में अगर 2 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा I। ठीक है, इसी प्रकार से आप H में 2 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा F। ठीक है, T में 2 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा V। ठीक है, तो इस टाइप से इसको आपको सॉल्व आउट करना है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा, DPQTIFV, ऑप्शन नंबर सी। यानी कि सीक्वेंस आपको याद रखना है, प्लस 2 अलग अलग सीक्वेंस बनता है दोस्तों, जो जिस प्रकार ये इससे संबंधित है उसी प्रकार ये किससे संबंधित है पूछा जाएगा तो ये इससे संबंधित हो जाएगा। तो आप लोग करके देखिएगा, आसानी से हो जाएगा। 86वां प्रश्न है दोस्तों कि दी गई संख्या में आपका लुप्त संख्या आपको फाइंड करने की लुप्त संख्या क्या होगी, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अब कैसे होगा देखिए, 2 दिया गया है, 9 दिया गया है, 25 दिया गया है, 82 दिया गया है, सॉरी एक बार मैं फिर से लिखता हूँ। ठीक है, तो यहीं पर करते हैं, 2 दिया गया, 9 दिया गया, 25 दिया गया, 82 दिया गया, 335 दिया गया है, और अगला क्या होगा आपका 1682 होगा। अब कैसे होगा देखिए, 2 में आप सबसे पहले 7 ऐड करिए, 2 में 7 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। इसी प्रकार अब देखिए आपने 7 ऐड किया तो आपको 9 आ गया आपका। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, सबसे पहले आप इनका डिफरेंस ले लीजिए। ठीक है, 2 और 9 का डिफरेंस कितना आ जाएगा 7। 9 और 25 का डिफरेंस कितना आ जाएगा दोस्तों 16। ठीक है, और 25 और 82 का डिफरेंस कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 57। ठीक है, 82 और 335 का डिफरेंस कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 253। ठीक है, और 353 और 1682 के बीच में जो आपका अगला डिफरेंस आएगा वो आएगा 1347 का। मतलब सिक्वेंसली आपको बनाना है, मैं आपको पूरा सॉल्व करके दिखा देता हूँ, 1 मिनट। 2, 9, 25, 82 और 335 डिफरेंस लेंगे कितने का आएगा 7 का। इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितने का है दोस्तों 16 का। इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितने का है 57 का, और इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितने का होगा 253 का। अब देखिए 7 से आपको 16 करना है तो डायरेक्टली क्या करेंगे आप 7 × 2, 7 दूना 14 प्लस 2 कितना आ जाएगा 16। इसी प्रकार 16 से आपको 57 करना है। ठीक है, तो 16 × 3। ठीक है, × 3 कर दिया आपने, 16 × 48, फिर उसमें कौन सा ऐड करेंगे, इस 9 को ऐड करेंगे। ठीक है, प्लस 9 कितना आ जाएगा 57। उसी प्रकार आपको क्या करना है 57 × 4, 57 × 4 करेंगे, फिर इस 4 में आप क्या ऐड करेंगे दोस्तों 25 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका यहाँ पे आ जाएगा
253 आ जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार आप क्या करेंगे 253 गुणा 5, जो आपका 253 आया था 253 गुणा 5 करेंगे, और उससे पहली वाली संख्या क्या थी हमारी 82 थी, उसमें 82 ऐड करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा 1347। ठीक है, फिर 1347 में आप क्या करेंगे 335 ऐड कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा क्या 1682। दोस्तों स्क्रीन छोटी है इस वजह से यहाँ पे पूरा कंप्लीट नहीं कर पा रहा हूँ मैं, लेकिन इसी प्रकार से सीक्वेंस फॉलो होगा। 87वां प्रश्न, निम्नलिखित विकल्पों में से असंगत विकल्प को चुनिए, प्रश्न में पूछा गया है। ठीक है, अब देखिए इसमें से आप माइनस करना है 16 में से, इसमें जो आपका सीक्वेंस बचेगा 16 20 16 18, 20 में से आप 4 माइनस करेंगे 16, 16 में से आप 2 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा 2 प्लस करेंगे 18। ठीक है, इसी प्रकार 18 में से 4 माइनस करेंगे 14, 14 में 2 ऐड करेंगे 16, 16 में 4 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 12, 12 में 2 ऐड करेंगे तो आ जाएगा 14। मतलब आपका सीक्वेंस बन रहा है क्या -4 + 2। ठीक है, देखिए 20 में -4 करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 16 आ जाएगा, और 16 में 2 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 18 आ जाएगा। लेकिन डी वाला सीक्वेंस आपका फॉलो नहीं कर रहा है, क्यों? क्योंकि देखिए 14 में से अगर आप 11 माइनस करते हैं, ठीक है, मतलब 14 में से अगर आप 3 माइनस करते हैं तो आपका आता है 11, और 11 में अगर आप 2 ऐड करते हैं तो आता है 13। मतलब 3 वाला सीक्वेंस फॉलो नहीं हो रहा है, क्योंकि सभी में हमारा क्या कर रहे हैं, पहले हम 4 माइनस कर रहे हैं और फिर 2 ऐड कर रहे हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा असंगत है? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अगला बात करते हैं दोस्तों 88वें प्रश्न की। तो यहाँ पर पूछा गया है कि कौन सी प्रश्न आकृति आएगी। ठीक है, आपको क्वेश्चन दिया गया है कि ये जो क्वेश्चन मार्क है यहाँ पर कौन सी आकृति आएगी। देखिए इसमें कॉमन सी क्या है, फर्स्ट और थर्ड चित्र सेम है दोस्तों, इसमें भी सेम है, इसमें भी सेम है, तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला चित्र आ जाएगा, क्योंकि फर्स्ट और थर्ड चित्र क्या है दूसरे से रिलेट कर रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला आपका 89वां प्रश्न पूछा गया दोस्तों कि यदि जोड़ के स्थान पर ये वाला एरो लगा दिया जाए, घटाने के स्थान पर ये लगा दिया जाए, भाग के स्थान पर ये लगा दिया जाए, गुणा के स्थान पर ये, बराबर के स्थान पर ये हो, तो कौन सा विकल्प आपका सही होगा, यह प्रश्न आपसे पूछा गया। यानी कि काफी टाइम कंज्यूमिंग प्रश्न है दोस्तों। यहाँ पर आप क्या करेंगे, सबसे पहले आपको इसमें सीक्वेंस लगा के सभी ऑप्शन में रख के देखना पड़ेगा। ठीक है, सबसे पहले आपका जो मैं इसको राइट आंसर बताता हूँ, आपको ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। अब देखिए 24, आपको इस सिंबल की जगह पे कौन सा यूज करना है, जो एरो है यहाँ पर आपको यूज करना है भागा, क्योंकि ऊपर दिया गया है दोस्तों, देखिए क्या दिया गया है कि भाग के स्थान पर आपको ये सिंबल यूज करना है। ठीक है, उसी प्रकार आपको ऊपर को जो सिंबल दिया गया है इसके स्थान पर, घटाने के स्थान पर आपको ये सिंबल यूज करना है। तो 24 भागा 6 -6 × 4 + 20, इस टाइप से आपको ये सॉल्व करना है, और आपका इक्वल टू आ जाएगा 0। ठीक है, अगर आप इसे सॉल्व करेंगे 24 भागा 6 कितना हो जाएगा दोस्तों 4 -6 × 4 कितना हो जाएगा 24 + 20। ठीक है, तो 24 - 24 क्या हो जाएगा 0। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार के प्रश्नों में आपकी स्पीड अच्छी होनी चाहिए, आप लोग आसानी से इसे कर सकते हैं। अब देखिए अगला प्रश्न है, एक कूट भाषा में रमन को 5 लिखा जाता है, प्रशांत को 8 लिखा जाता है, तो टिम को कितना लिखा जाएगा। देखिए रमन में कितने वर्ड आ रहे हैं 5, प्रशांत में कितने वर्ड आ रहे हैं PRA 3 ही हो गए, और 5 8 हो गए। ठीक है, इसी प्रकार टिम को किस प्रकार लिखा जाएगा, टिम हो जाएगा 6, क्योंकि कितने शब्द आ रहे हैं दोस्तों इसमें 6 आ रहे हैं, T 1 फिर ऐसे IMTIM। ठीक है, 6 वर्ड आ रहे हैं तो 6 हो जाएगा। अगला 91वां प्रश्न है दोस्तों कि 5 जिलों में रामपुर छोटा है श्यामपुर से। ठीक है, अब आपको डिफेंस करना है, रामपुर क्या है छोटा है किससे, श्यामपुर से। सपोज दैट रामपुर श्यामपुर से छोटा है। ठीक है, फिर क्या कर रहा है कि हरिपुर कि धामपुर बड़ा है हरिपुर से। ठीक है, तो सपोज दैट आप धामपुर यहाँ पे बड़ा बना दीजिए और हरिपुर यहाँ पे बना दीजिए। ठीक है, धामपुर बड़ा है हरिपुर से। ठीक है, अब क्या बोल रहा है कि जयपुर बड़ा है श्यामपुर से, परंतु इतना नहीं जितना हरिपुर है। यानी कि जयपुर श्यामपुर से तो बड़ा है, जयपुर क्या है श्यामपुर से बड़ा है, लेकिन हरिपुर से क्या है छोटा है। ठीक है, ये सीक्वेंस आपका बन गया। अब पूछा है कि सबसे बड़ा जिला इसमें से कौन सा है। ठीक है, तो इसमें से आपका जो सबसे बड़ा जिला हो जाएगा वो हो जाएगा धामपुर सॉरी, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 91 का ऑप्शन नंबर सी। 92वां प्रश्न है कि यदि 17 मार्च 1980 को सोमवार था तो 12 जुलाई 1980 को कौन सा दिन होगा। ठीक है, अब इस प्रकार के प्रश्नों को करने के दोस्तों अलग अलग तरीके होते हैं, तो आप इसे आसानी से कर सकते हैं। देखिए 17 मार्च 1980 को क्या है सोमवार है, तो 12 जुलाई 1980 को ही पूछा गया। अब देखिए मार्च में आपके कितने दिन बचे, मार्च कितने का जाता है 31 दिन का जाता है, तो कितने दिन बचे 14 दिन बचे। ठीक है, मार्च में 14 रिमेन रहता है। ठीक है, इसी प्रकार बात करें मार्च अप्रैल में कितने दिन होते हैं 30। ठीक है, मई में कितने दिन होते हैं 31, जून में कितने दिन होते हैं 30, और जुलाई में आपके कितने दिन कंज्यूम हुए हैं 12 दिन कंज्यूम हुए हैं। इतने को आप ऐड करके अगर 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी 7 से डिवाइड करेंगे, तो आपका जो रिमेन बचेगा या विषम दिनों की संख्या आएगी वो आएगी 5। ठीक है, जो आपका शेषफल बचेगा वो आ जाएगा 5, और 5 का मतलब क्या होता है दोस्तों, पहले आपको सोमवार दिया था तो आपको सोमवार में 5 दिन ऐड करने पड़ेंगे, तो आपका राइट आंसर आ जाएगा क्या शनिवार। ऑप्शन नंबर डी आपका इसका राइट आंसर आ जाएगा। तो इसी प्रकार से होता है दोस्तों रिमेनिंग डे, तो कैलेंडर कैसे सॉल्व करते हैं आप लोगों को आता ही होगा। ठीक है, अगला हमारा प्रश्न है दोस्तों
कि 93वां कि निम्न में से कौन सा असंगत है पूछा गया आपसे, ठीक है। तो असंगत बताना है आपको, तो आसानी से कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर आप 3 और 2 ऐड करेंगे 5, 4 और 1 कितना हो जाएगा 5, 5 इक्वल टू 5। तो ऑप्शन नंबर डी इसमें असंगत नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे भी देखिए 6 में 2 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा आप 8, ऐसे ही आप 4 और 4 ऐड करेंगे तो आ जाएगा 8, ऐसे ही 4 और 6 ऐड करेंगे कितना आ जाएगा 10, 8 और 2 ऐड करेंगे कितना आ जाएगा 10, जबकि 3 और 3 में 3 और 3 ऐड करेंगे कितना आ रहा है 6, जबकि 5 और 6 ऐड करेंगे तो कितना आ रहा है 11, यानी कि डी वाला हमारा असंगत है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा असंगत रहेगा। अगला 94वां प्रश्न है दोस्तों कि के स्थान पर भागा, आर के स्थान पर गुणा, टी के स्थान पर माइनस और जे के स्थान पर, एक मिनट में क्वेश्चन देख लेता हूँ, ठीक है, और जे के स्थान पर प्लस, तो इसका आपको आंसर सॉल्व आउट करना है, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली 40 टी के स्थान पर आपको करना है क्या माइनस, ठीक है। अगला के स्थान पर आपको क्या करना है भागा, ठीक है। आर के स्थान पर आपको क्या यूज करना है मल्टीप्लाई, ठीक है। और जे के स्थान पर आपको क्या यूज करना है प्लस, ठीक है। तो जब आप इसे सॉल्व आउट करेंगे दोस्तों तो आपका राइट आंसर आ जाएगा क्या 36, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 95वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में दो चिन्हों को आपस में बदलने पर निम्न समीकरण कैसे बनेगा, ठीक है, निम्न समीकरण सही कैसे बनेगा। तो इसका जो आपका 95 का आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा मेनली ऑप्शन नंबर बी से, ठीक है। आपको ये सही करना है कि सही कैसे होगा। ये देखिए 5 तो प्लस की जगह पे आप प्लस रहने दीजिए +3, ठीक है, और इंटू की जगह पे इंटू रहने दीजिए -8, ठीक है। अब आपको क्या करना है, आपको बोल रहा है कि चिन्हों को आपस में बदलने पर निम्न समीकरण को सही करिए, ठीक है। अब देखिए 5 + 3 × 8, अब देखिए माइनस को आप क्या कर रहे हैं भागे से चेंज कर रहे हैं, ठीक है, माइनस को मतलब इंटरचेंज कर रहे हैं डिवाइड से। तो माइनस की जगह पे क्या आ जाएगा यहाँ पे डिवाइड आ जाएगा 12, और भागे की जगह पे क्या आ जाएगा -4। अब आप इसे सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 5 + 8 × 24 -12 -4, ठीक है। तो अगर आप 24 में से 24 और 5 कितना हो जाएगा आपका 27, ठीक है, सॉरी 29, ठीक है, और 12 में से 14 कितना आएगा 16, ठीक है। तो कितना आ जाएगा आपका 3 इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आप इसे आसानी से सॉल्व आउट कर सकते हैं, ठीक है। सॉरी कैलकुलेशन एक बार फिर से कैलकुलेशन देख लेते हैं। देखिए 5 + 3 × 8, ठीक है। माइनस की जगह पे आपको क्या यूज करना है दोस्तों भागा यूज करना है, भागा 12 हो जाएगा, और भागे की जगह पे आपको माइनस यूज करना है 4। तो इस टाइप से आप यूज करते हैं 5 + 8 × 24 और 12 दूना 24, 5 + 2 -4, ठीक है। तो 7 में से आप 4 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 3, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इसी प्रकार से आपको इंटरचेंज करना है। यहाँ पर प्रश्न में पूछा गया कि कौन से दो चिन्हों को बदलने पर समीकरण सही प्राप्त होगा, तो ऑप्शन नंबर बी को बदलने पर सही प्राप्त होगा। अगर आप कोई और भी चेंज करेंगे तो तब आपका राइट आंसर नहीं आ पाएगा, ओनली बी को रखने पर ही आएगा। अब देखिए प्रश्न पूछा गया है कि ऐसे कितने 4 हैं जिनके एकदम पहले 5 है तथा एकदम बाद 2 या 3 नहीं है। तो देखिए ऐसे कितने 4 हैं पूछा गया है जिनके एकदम पहले तो 5 है लेकिन एकदम बाद 2 या 3 नहीं है। तो देखिए एक 4 तो हमारा ये हो गया, इसके एकदम पहले 5 तो है लेकिन बाद में 2 या 3 नहीं है। अब देखिए दूसरा हमारा 4 ये तो है लेकिन यहाँ पर क्या है इससे पहले 5 भी है लेकिन इसके बाद में 2 है, तो पूछा गया कि एकदम बाद 2 या 3 नहीं है, तो यहाँ ये तो हमारा गिना नहीं जाएगा। तीसरा हमारा 4 है ये वाला, ठीक है। तीसरे 4 में क्या पूछा गया है एकदम पहले 5 है, बिल्कुल सही है, और इसके बाद में 2 या 3 नहीं है, ये भी बिल्कुल सही है, 2 हमारे 5 हो गए। ऐसे एक 4 और यहाँ पर दिया गया, इस 4 के आगे क्या है 5 नहीं है। तो कितने ऐसे 4 हो जाएंगे जिसके एकदम पहले तो 5 है लेकिन बाद में 2 या 3 नहीं है, तो 2 हो जाएंगे दोस्तों। कौन कौन से, ये देखिए एक ये वाला 4 हो जाएगा और एक ये वाला 4 हो जाएगा। एकदम पहले 5 है दोनों के, ठीक है, और बाद में 2 या 3 नहीं है, ठीक है, बाद में 2 या 3 यहाँ भी नहीं है और यहाँ भी नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला 97वां प्रश्न है दोस्तों कि डाटा प्रोसेसिंग में डीबीएमएस का क्या आशय रहता है, ठीक है। तो डाटा प्रोसेसिंग में डीबीएमएस का क्या आशय पूछा गया है, तो यह है डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम यानी कि फुल फॉर्म पूछी गई है। अगला 98वां प्रश्न है कि .xlsx एक्सटेंशन विस्तार का प्रयोग किस फाइल्स के लिए किया जाता है। तो यह प्रयोग किया जाता है दोस्तों एक्सेल के लिए, एक्सेल के लिए .xlsx एक्सटेंशन का प्रयोग किया जाता है। और 99वां प्रश्न है कि MS वर्ड डॉक्यूमेंट में शब्दों के नीचे लाल रंग की रेखा क्या दर्शाती है, ठीक है। तो शब्दों के नीचे अगर आप MS वर्ड में लाल रंग की रेखा आपकी लिखी हुई आ रही है तो ये आपकी दिखाएगी क्या वर्तनी में त्रुटि, यानी कि जो आपके स्पेलिंग एरर को दिखाएगी, ठीक है। और आज का आपका लास्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं है। तो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं है पूछा गया तो ऑप्शन नंबर सी, यानी कि नारफ्लेक्स क्या है एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं है, जबकि क्विकविल, एवेस्ट और एवीजी क्या है एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है। तो ये था दोस्तों 100 मार्क्स का आपका फॉरेस्ट गार्ड का एक प्रैक्टिस पेपर, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो जरूर बताइएगा दोस्तों, और अगर वीडियो पसंद आएगी तो मैं आगे भी आप लोगों के लिए 2 या 3 ऐसे ही प्रैक्टिस शॉट और ले आऊँगा ताकि आपको एक मोटा मोटा आइडिया लग जाएगा कि हाँ भाई किस प्रकार का पेपर आता है और किस प्रकार से आपको उसे अटैम्प्ट करना है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, और वीडियो में अगर कोई मिस्टेक होती है तो जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में, ठीक है, मैं उसे कमेंट बॉक्स में पिन अप कर दूंगा दोस्तों अगर कोई मिस्टेक मेरे द्वारा वीडियो में हुई रहेगी। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक नई वीडियो के साथ में।